Good morning, student. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-lecture in subject code EL 307, Operational Amplifier, Linear Integrated Circuit and Design. The topic is adder circuit designing by using operational amplifier. ऑप-एम्प के एप्लीकेशंस ये इसमें देखेंगे, ऑप-एम्प किस तरीके से यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स की बात करता हूँ एक बार फिर से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट मैथमेटिकल्स, लॉजिकल्स एंड अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये ऑप-एम्प की खूबी है कि एक तो इनपुट का डिफरेंस करके और फिर एम्पलीफाई करता है, यानी नॉइज़ को टोटली सप्रेस करता है और गेन वेरी हाई होने से उसको ठीक से एम्पलीफाई भी कर पाता है। साथ ही साथ ये डिफरेंट लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। तो ऑप-एम्प की एक वाइड एरिया है जिसमें यूज किया जाता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है जिसमें इसका यूज किया जाता है। तो एडर, ऑप-एम्प एज एन एडर शुरू करने से पहले मैं बात करता हूँ इसकी गेन की। ओपन लूप गेन ए से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है V0 अपॉन VID। यहाँ पे VID V1 माइनस V2 का डिफरेंस है। VID इक्वल्स टू V1 माइनस V2 और V1 है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, V2 है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज। अब बात करते हैं फीडबैक की। जब नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में RF और R1 लगा के अप्लाई कर दिया जाता है और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे फीडबैक दिया जाता है, उस केस में ऑप-एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, ऑप-एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक और ऑप-एम्प एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद फीडबैक, 3 केसेस बनते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। और विद फीडबैक गेन की बात करते हैं, AF से डिनोट करेंगे, यानी गेन विद फीडबैक या क्लोज लूप गेन AF। यहाँ पे F सब्सक्रिप्ट की तरह रहेगा। तो AF की वैल्यू होगी V0 अपॉन Vin, V0 अपॉन Vin, जबकि A की वैल्यू थी V0 अपॉन VID। तो यहाँ पर इन्वर्टिंग के केस में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक यानी वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के केस में आपने देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर में वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि इसका गेन था -RF अपॉन R1। यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट को आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हो, देन आउटपुट गेन विल बी -RF अपॉन R1 और वी कैन से आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू -RF अपॉन R1 इंटू Vin, ये गेन होगा। और नॉन इन्वर्टिंग के अक्रॉस अप्लाई करते हो तो 1 प्लस RF अपॉन R1 ये गेन होगा, 1 प्लस RF अपॉन R1। तो ये एक रिवाइज था क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये कहीं ना कहीं हर एप्लीकेशन में काम में आने वाले हैं। तो बात करते हैं एडर सर्किट डिज़ाइन बाय यूजिंग ऑप-एम्प। ऑप-एम्प का यूज करके 2 या 2 से अधिक सिग्नल्स का सम किया जा सकता है, एज वेल एज उसका एम्पलीफिकेशन भी किया जा सकता है, दैट इज़ समिंग एम्पलीफायर। जितने सिग्नल इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई करते हैं, ऑप-एम्प उनका सम करके एम्पलीफाई कर सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से ऑप-एम्प का यूज किया जाता है। मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट्स V1, V2, V3, ये सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस लगाए गए हैं। इसको आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो इनपुट्स लगा रखे हैं, यहाँ पे 2 इनपुट है V1, V2, जिससे करंट फ्लो रही I1, I2 और भी इनको कनेक्ट किया गया है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से R1 और R2 लगा के। तो इस तरीके से 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी लगाए जा सकते हैं और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स पे भी लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स पे 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स लगाए गए हैं तो कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से ये समिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें जैसा कि R1 और RF रेजिस्टेंस लगा के फीडबैक दिया जाता है, नेगेटिव फीडबैक, यहाँ R1 की जगह R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लगा के और नंबर ऑफ इनपुट्स लगा दिए गए हैं। और जो प्रीवियस लॉजिक्स थे ऑप-एम्प के कि यानी
दोनों इनपुट्स टर्मिनल्स पे सेम वोल्टेज अप्लाई होगा। यानी अगर नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे एक को ग्राउंड कर दिया जाता है या 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है तो दूसरे पे भी 0 वोल्ट ही होगा, यानी वो वर्चुअली ग्राउंड कहलाएगा, ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, यानी उस पर 0 वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल भी वर्चुअल शॉर्ट होगा, वर्चुअली ग्राउंडेड होगा। फिजिकली ग्राउंडेड नज़र नहीं आएगा बट उस पर वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट 0 वोल्ट ही होगा। तो इस फिगर में देख सकते हैं, और फिगर में इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे भी 0 वोल्ट दिखाया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे भी फिजिकली भी 0 वोल्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है तो 0 वोल्ट है। अब बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। इसके लिए KVL अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, पिन नेगेटिव वाली जो पिन है, नेगेटिव वाली पिन पे KVL अप्लाई करते हैं, नोडल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो आप देखते हो I1 और I2 करंट नोड के अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, IB और IF करंट नोड से बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। तो KCL अप्लाई करेंगे, नोडल में KCL अप्लाई करेंगे। करंट्स का जो इक्वेशन के लिए KCL, वोल्टेज के लिए लगाते हैं KVL। तो यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी I1 प्लस I2, यहाँ नीचे इक्वेशन में देख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स टू IF प्लस IB है बेस टर्मिनल्स पे या इनपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है, और IF जो फीडबैक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में एक बार फिर से देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी। I1 यानी R1 के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है, R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V1 माइनस जीरो और रेजिस्टेंस है R1, यानी I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 अपॉन R1 और I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस 0 अपॉन R2। IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, IF इन्वर्टिंग टर्मिनल्स से आउटपुट टर्मिनल्स की ओर फ्लो रही है, यानी IF इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो 0 माइनस V0, डायरेक्शन भी देखिए IF की डायरेक्शन आउटपुट टर्मिनल्स की तरफ जा रही है, यानी अपन मानते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, यानी 0 वोल्ट इधर है तो उधर V0 नेगेटिव होगा, और इस केस में करंट IF की डायरेक्शन इन्वर्टिंग टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल की तरफ जा रही है, यानी 0 माइनस V0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस RF, और IB करंट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से इनपुट रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है जिसकी वैल्यू वेरी हाई होती है, यानी ओप एम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिट होता है, यानी IB करंट नेग्लिजिबल होगी, 0 होगी। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, यानी वो मैं जो बता रहा था I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 अपॉन R1, I2 की वैल्यू V2 माइनस 0 अपॉन R2, ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं इसमें, और इक्वल टू IF करंट की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस V0 अपॉन RF प्लस IB को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी V0 इक्वल्स टू माइनस RF और ब्रैकेट में V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R2, ये इक्वेशन निकल के आती है। और इसमें 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, जब सभी रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 जो भी रेजिस्टेंस इनपुट्स के क्रॉस लगाए गए हैं, इनपुट को उनके थ्रू कनेक्ट किया गया है इनपुट सिग्नल्स को, तो जितने भी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इन सबको सेम ले लिया जाए, कोई एक वैल्यू ले ली जाए R। उस केस में इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, V0 इक्वल्स टू R1 और R2 की जगह R कर लिया है और R को कॉमन ले लिया है, R को LCM लेके कॉमन ले लिया है, तो ये इक्वेशन सेकंड बनेगी, यानी V0 इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R इंटू ब्रैकेट में V1 प्लस V2, सेकंड इक्वेशन बनेगी। यानी इस केस में जब सारे इनपुट रेजिस्टेंसेस जो इनपुट सिग्नल्स के क्रॉस लगाए गए हैं वो इक्वल हो, तो आपका ओप एम्प का ये जो अबव सर्किट था, ये सर्किट समिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट किसके इक्वल है, V1 प्लस V2, यानी इनपुट्स वोल्टेज जो अप्लाई किए उनका सम हो रहा है प्लस गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, गेन यहाँ पे माइनस RF डिवाइडेड बाय R है, तो समिंग एम्पलीफायर सम भी हो रहा है और एम्पलीफिकेशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होकर आउटपुट मिल रहा है।
अगर आर एफ को भी आर के इक्वल कर दिया जाए, फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको भी R1 R2 इनकी वैल्यू के इक्वल कर दिया जाए, देन ऊपर R हो जाएगा, नीचे R है, यानी जो गेन है वो 1 हो जाएगा। गेन है अगर 1 हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन सेकंड है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, -V1 + V2, -V1 + V2, यानी अब प्योरली आपका सिग्नल एडअप हो रहा है और आउटपुट पे मिल रहा है वो भी 180 डिग्री फेज शिफ्टेड। 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज ड्यू टू दैट द इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, यानी इनपुट जो अप्लाई कर रहे हो वो इनपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है जब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 180 डिग्री पे शिफ्टेड होता है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है और V1 + V2 उनका एल्जेब्रिक सम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ ये सर्किट प्योर एडर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। सेकंड केस है स्केलिंग, जब R1 और R2 यानी जो इनपुट सिग्नल्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं R1 R2 R3 वो सेम नहीं हो, R1 R2 R3 अलग अलग वैल्यू के हो, उस केस में जो इक्वेशन फर्स्ट है ऊपर दिख रही है V0 = -RF इंटू ब्रैकेट में V1/R1 + V2/R2, यानी यहाँ पे जो आपका सर्किट है वो स्केलिंग और वेटेड एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, यानी सब इनपुट के साथ कोई ना कोई स्केलिंग हो रही है। जैसे V0 इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को -V1 × RF / R1, यानी V1 के साथ कुछ स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस V2 के साथ भी कुछ स्केल फैक्टर, यहाँ पे स्केल फैक्टर है RF/R1 और V2 के साथ है RF/R2, ये वाला। तो यहाँ पे स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह आपका सर्किट बिहेव करेगा, काम करेगा। थर्ड केस कि मैं RF/R जो इक्वेशन सेकंड थी उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से ले RF और R की, यानी R1 R2 R3 ये जो रेजिस्टेंस है और RF रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू इस तरीके से ले कि मेरे को 1/n मिले, यानी RF/R की वैल्यू 1/n हो। यहाँ पर n है नंबर ऑफ इनपुट्स, यानी 2 इनपुट अप्लाई किया तो n की वैल्यू 2 हो, यानी इन दोनों का रेशियो 1/2 हो। अगर 3 इनपुट्स हो तो इन दोनों का रेशियो 1/3 हो, n इनपुट्स हो तो इन दोनों का रेशियो RF/R का रेशियो 1/n हो। अगर ये इस तरीके से वैल्यूज़ लेता हूँ मैं रेजिस्टेंसेज की, देन जो सर्किट बनेगा या जो अबव सर्किट बिहेव करेगा वो होगा एवरेजिंग सर्किट की तरह। यानी अब ऑप एम्प का ये जो सर्किट है, जिसमें R1 R2 यानी इनको R कह दिया और RF को भी इनकी अप्रोप्रिएट वैल्यू इस तरीके से लेता हूँ कि RF / R का जो रेशियो है वो इक्वेशन सेकंड में देखिए, RF / R का जो रेशियो है वो 1/n के इक्वल हो, तब ये सर्किट एवरेजिंग सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी अब नंबर ऑफ इनपुट्स है उनका एवरेज करके आउटपुट पे देगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया है एडर सर्किट या फिर समिंग एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब सेकंड केस, समिंग एम्पलीफायर पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे भी इनपुट सिग्नल लगा के प्राप्त किया जा सकता है, यानी एडर सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है जब इनपुट्स को आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स पे अप्लाई करते हो तब भी। और ये केस होगा जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। अब की बार नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे नोटेशंस थोड़े चेंज हो गए, V1 V2 की जगह VA VB VC कर दिए और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए सेम ले लेता हूँ RRR से VA VB VC कनेक्टेड है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर। और फीडबैक सर्किट RF एंड R1, फीडबैक सर्किट क्या है RF एंड R1। तो ये जो सर्किट्स हैं ये फीडबैक का काम करेंगे, नेगेटिव फीडबैक का। इस केस में बी ऑप एम्प एज ए समिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा और उसकी आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया तो जो गेन होगा 1 + RF/R1 हो जाएगा। पहले वाले केस में -RF/R1 था, बस इतना सा फर्क रहेगा।
तो टोटल आउटपुट इक्वेशन होगी वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू ब्रैकेट में वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी डिवाइडेड बाई 3। 3 कब आएगा? जब मैं सारे रेजिस्टेंस इक्वल ले लेता हूँ। सारे इनपुट जो सिग्नल्स को कनेक्ट करने वाले रेजिस्टेंस R1 R2 R3 उनकी वैल्यू R ले लेता हूँ, तब मेरे को आउटपुट इक्वेशन मिलेगी, वो ये रहेगी वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू ब्रैकेट वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी अपॉन 3। यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन क्या होगी। कैलकुलेशन के लिए V1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नॉन इन्वर्टिंग के केस में इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट तो आपने VA VB VC दिया, लेकिन इफेक्टिव इनपुट है मान लीजिए V1। और V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? V1 के लिए सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे। और सुपर पोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? किसी एक इनपुट वोल्टेज सोर्स की वजह से आउटपुट क्या होगा। यानी मान लीजिए VA एट ए टाइम में इफेक्टिव मानता हूँ, तो VB और VC को ग्राउंड कर दूंगा, उनको शॉर्ट कर दूंगा। तो R और R जो नीचे वाले दो RR है वो पैरेलल में ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो जाएगा R/2। और R/2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा। इनपुट वोल्टेज जो इफेक्टिव E1 जो V1 डैश हो जाएगा इस केस में, VA जब अप्लाई करते हो ओनली VA, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर इक्वेशन में देख सकते हैं सिर्फ ये वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला, यानी V1 क्या होगा? V1 इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज, और इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक का सर्किट क्या हो जाएगा? नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट यानी R/2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता है कि VA की वजह से V1 क्या होगा? R/2 इंटू VA डिवाइडेड बाई टोटल सीरीज रेजिस्टेंस R प्लस R/2। इसी तरीके से दूसरे वोल्टेज सोर्स VB को एट ए टाइम इफेक्टिव करेंगे, तो उस केस में ये वाला आउटपुट मिलेगा V1 मिलेगा, और V3 के केस में ये वाला V1 मिलेगा, और तीनों V1 को जोड़ देंगे तो टोटल V1 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मिलेगा। और इस V1 की वजह से आउटपुट वोल्टेज जो होगा डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करता हूँ। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का फॉर्मूला था 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू VI या Vin, और Vin यहाँ पे V1 है, तो V1 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से कैलकुलेट की हुई है, ये डायरेक्ट रख दी, तो आपको आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा। तो इस तरीके से यूजिंग ऑप एम्प समिंग एम्पलीफायर और वी कैन से एडर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, जब सारे इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाए तब भी और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे लगाए तब भी। तो इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आप एडर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सबट्रैक्टर सर्किट डिज़ाइन बाय यूजिंग ऑप एम्प। अब सबट्रैक्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। अब आगे के सारे वीडियोज़ में ऑप एम्प की एप्लीकेशंस ही रहेगी। थैंक यू।